दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी कवि की छवि। कवि कौन होता है? वो जो ख्यालों की दुनिया में एहसास के रंगों की समझ रखता है, जो फूल और कांटों की जबान समझता है ना? लेकिन हमारी बिल्डिंग सोसाइटी में रहने वाले शर्मा जी कहते थे कि ये सब बातें फजूल हैं। अरे कवि वही है जिसकी किताब पब्लिशर छापने को तैयार हो जाए, बस। हालांकि किताब तो शर्मा जी की भी नहीं छपी थी, लेकिन सरकारी अस्पताल में क्लर्क का काम करने वाले शर्मा जी खुद को एक्सेप्शन मानते थे। कहते थे, अबे मेरी तो मजबूरी है, अस्पताल से फुर्सत मिले तब तो जाऊं पब्लिशर के पास। वैसे मुझे जल्दी नहीं है, छप जाएगी जब छपनी होगी। ये और बात है कि चुपचाप अब तक कम से कम 500 पब्लिशर को कविताएं भेजकर रिजेक्ट हो चुके थे। अच्छा, उनको कविता लिखना आए ना आए, कवि जैसा दिखना आता था। अलका नाम की अपनी 26 साल की बेटी के साथ रहने वाले शर्मा जी ने घर में एक अलमारी बनवाई थी और बाजार से 15-20 शील्ड्स और ट्रॉफी खरीद कर सजा दी थी। मेहमानों पे इंप्रेशन अच्छा जमता था। शाम को कंधे पर शॉल डालकर, हाथ में कोई किताब लेकर, जिसके बुकमार्क बाहर लटक रहे हो, सामने वाले पार्क के किनारे किनारे घूमते और कनखियों से देखते रहते। जैसे ही ये दिख जाता कि कोई उनको देख रहा है कि क्यारी में लगे फूल को देखकर मंद मंद मुस्काने लगते, जैसे कवि को कोई ख्याल जहन में आ रहा हो। जब पड़ोसी खुराना साहब जॉगिंग करते हुए पूछते, की देख रहे हो शर्मा जी? तो फिलोसोफर की तरह वो कहते, कुछ नहीं, यही कि फूल कितने कांटों के बीच में मुस्कुराता है ना? और इंसान सब कुछ होते हुए भी हाय। खुराना साहब बनियान में अंगूठा चलाते हुए कहते, मैं इधर तो 6 चक्कर मार के गया, मैंने ये ख्याल नहीं आया। सच्ची यार, कभी लोग तो गली हो रहे हैं। शर्मा जी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। साहित्य ज्ञान के नाम पर उन्होंने छायावादी युग के 3 कवियों के नाम याद कर लिए थे और ये जानकारी कहीं भी चिपका देते थे। इसी टीम झाम के चलते बिल्डिंग सोसाइटी में उनकी बड़ी इज्जत बन गई थी। पढ़ाई लिखाई का कोई काम बिना उनकी काट छांट के अप्रूव नहीं होता था। किसी की शादी का कार्ड हो या सोसाइटी की किसी पार्टी का पोस्टर, जब तक शर्मा जी काटापीटी ना कर ले, फाइनल भैया नहीं माना जाता था। एक इतवार की बात है, शर्मा जी राशन की लिस्ट बना रहे थे। आटा, दाल, टूथपेस्ट, जीरा, हल्दी। तभी पड़ोसी शकील साहब ने दस्तक दी। और शर्मा जी बिजी हैं? शर्मा जी ने डायरी बंद करते हुए कहा, नहीं, वो एक दोस्त की किताब की प्रस्तावना लिख रहा था। लेकिन कहिए। शकील बोले, अरे नए पड़ोसी आए भाई, सुना हिंदी के प्रोफेसर हैं, कविता लिखते हैं, सोचा आप तो जानते ही होंगे। शर्मा जी तुरंत बालकनी पे गए और देखा ट्रक से सामान उतर रहा था। जहन में 2 जुमले हथौड़े की तरह बज रहे थे, हिंदी का प्रोफेसर और कविता लिखता है। यानी एक जंगल में 2 शेर, एक म्यान में 2 तलवार, एक सोसाइटी में 2 कवि। शर्मा जी के माथे पर बल पड़ने लगे। शर्मा जी जिंदगी में 2 ही लोगों से दबते थे। एमए में पढ़ने वाली अपनी बेटी अलका से, जो बेटी कम लगती थी, मां की तरह डांट ज्यादा लगाती थी। और दूसरा सोसाइटी का चौकीदार गिरधारी, क्योंकि एक बार उसने शर्मा जी को बाजार से ट्रॉफी और शील्ड खरीदते हुए देख लिया था। खैर, शर्मा जी उसका मुंह बंद रखने के लिए उसको हर महीने 200 रुपए देते थे। नए पड़ोसी के आने से अब शर्मा जी को लग रहा था जैसे उनका कोई प्रतिद्वंदी आ गया हो। पूछताछ में पता चला कि नाम अखिल है और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कवि सम्मेलनों में भी जाते हैं। शर्मा जी का बना बनाया साम्राज्य जैसे छिनने वाला था। लेकिन जब नजर नए पड़ोसी पर पड़ी तो चौंक गए। हैं? ये क्या? वो तो कोई कम उम्र लड़का था, ये कोई 30-32 के आसपास, हल्की दाढ़ी, जीन्स, टी शर्ट और स्पोर्ट शूज पहने उस लड़के ने उनको इशारे से हेलो कहा। शर्मा जी ने पूरी गंभीरता से सर हिलाया और मन ही मन चैन की सांस ली। अरे तो बच्चा है, इसको कौन सीरियसली लेगा। फालतू की टेंशन ले ली। अगली शाम अखिल ने सभी पड़ोसियों को घर पे दावत पे बुलाया।
204 वाले गुप्ता जी, 208 वाले शमीम भाई, 306 वाले गोपाल जी, खुराना साहब, शकील भाई और अपने शर्मा जी भी, सभी थे दावत में। अखिल का इंतजाम अच्छा था। घर पूरी तरह से सेट और पालक पनीर जायकेदार थी। अखिल ने सबको अपने बारे में बताया, कुछ कविताएं भी सुनाई। तभी वर्मा जी बोले, अरे अखिल जी, हमारे शर्मा जी हैं, इनको भी लिखने विखने का शौक है। ये तो छायावाद के कवियों के नाम भी जानते हैं। अरे खुद भी कविता लिखते हैं। अखिल बोला, जी मैंने सुना है आपके बारे में। सुनकर शर्मा जी गर्व से फूल गए। मुस्कुरा के बोले, अच्छा, किससे सुना? वो बोला, अरे वही चौकीदार गिरधारी, वो बता रहा था आपको काफी इनाम मिले हैं। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई शर्मा जी की। सोचने लगे, कमबख्त मारे ने सच तो नहीं बता दिया, 200 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा क्या। खैर धीरे धीरे अखिल खुश मिजाजी के चलते सोसाइटी में सबका चहेता हो गया। एक रोज जब शर्मा जी अपने दफ्तर से लौट रहे थे तो क्या देखते हैं कि 306 वाले गोपाल जी का नौकर अखिल के घर से निकल रहा है। वो सन के, क्या हुआ, कहां से आ रहे हो? उन्होंने पूछा तो बोला, छोटी बिटिया के बच्चे का मुंडन है ना, तो मालिक कहन की कार्ड छपने से पहले एक बार अखिल बाबू को दिखा लो, तो बस वहीं गए थे। शर्मा जी के हाथ से बैग जमीन पे गिरते गिरते बचा। मेरे होते हुए कार्ड किसी और को दिखाया जा रहा है, सोचकर बड़ा गुस्सा आ रहा था उनको। अब वो समझ गए कि इस लड़के का जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। छायावाद के 3 कवियों का नाम जानने वाले शर्मा जी अब तक तो मुंडन के कार्ड, पार्टी के पोस्टर, 15 अगस्त पर बच्चों के स्कूली भाषण लिखकर अपनी खुजली मिटा लिया करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा। सालों में उन्होंने जो कवि की छवि बनाई थी, इस कमबख्त अखिल के आने से टूटने लगी थी। एक इतवार जब वो चौराहे के पास से गुजर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक चाय की दुकान पर अखिल कविता सुना रहा है और गुप्ता जी, शकील, गोपाल वाह वाह अखिल जी कर रहे हैं। तभी शकील ने आवाज लगाई, हमारे शर्मा जी। उसने इशारे से बुलाया तो शर्मा जी न चाहते हुए भी चले गए। उस वक्त अखिल की कविता चल रही थी, वो खामोशी से वहीं बैठ गए। उसकी कविता खत्म हुई तो वाह वाह होने लगी। अखिल बोला, सर कैसी दी? वो संजीदगी से बोले, हालांकि थोड़ी सी कसर है, लेकिन सीख जाओगे। अखिल ने कहा, थैंक यू सर। सर आप भी कुछ सुना दीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं। शर्मा जी बोले, सुनिए। गला खकार के बोले, अर्ज क्या है, 2 घड़ी की जिंदगानी लिखेंगे, उसमें 100 जवानी लिखेंगे, और तुम कहोगे ये मेरी कहानी है, हम जहां आग पानी लिखेंगे, और मौत की वजह वो तय करें, हम तो खेती किसानी लिखेंगे, दोपहर में निकलेंगे फिर से, रेत पे नौजवानी। अम्मा बड़े बदतमीज आदमी हो तुम। शर्मा जी गोपाल पे चीखे, कविता सुना रहा हूं, तुम मुंह फाड़ के उबासी ले रहे हो, है? तमीज नहीं है? इतना कह के शर्मा जी गुस्से में उठ के चल दिए। सब लोग आवाज देते रहे लेकिन वो रुके नहीं। रुके तब जब घर पहुंच के दरवाजा बंद किया और उस पे टिक के यूं गहरी सांस लेने लगे कि भैया बाल बाल बचे। दरअसल हुआ यह था कि आधी कविता में उनको पता चल गया था कि कविता बहुत बकवास है, कोई वाह वाह नहीं करेगा, इसलिए चालाकी से बीच में उठ के आ गए। कुल मिला के शर्मा जी की टीआरपी लगातार कम हो रही थी। हद तो यह थी कि सोसाइटी की मंथली मीटिंग में माइक अब अखिल के सामने रखा जाने लगा। उसको कमेटी का अहम मेंबर जो बना दिया गया था। पानी सर से ऊपर हो गया था। एक रोज दफ्तर में बैठे बैठे शर्मा जी फैसला कर बैठे कि अभी घर जाऊंगा और सोसाइटी के लोगों को बोल दूंगा कि या तो अखिल को कमेटी से बाहर करो या मैं कमेटी से इस्तीफा दे रहा हूं, फिर कर लेना जितनी मीटिंग करनी है। ये तय करके वो ऑफिस से निकले, मेन रोड से ऑटो लिया। अभी ऑटो में कुछ दूर ही निकले थे कि क्या देखते हैं कि अखिल और उनकी बेटी अलका दोनों सड़क पे मुस्कुराते हुए टहल रहे हैं। ये क्या? खून जम गया उनका। एक पल को लगा जैसे ट्रैफिक थम गया हो, दुनिया चलना बंद कर चुकी हो। यकीन नहीं हो रहा था लेकिन झुठलाते कैसे, जो था सामने था। वो दोनों हाथ पकड़कर जैसे कोई गाना गाते हुए चले जा रहे थे। रुको 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 रुको, यहाँ यहाँ 1 मिनट साइड में, रुको रुको। शर्मा जी ने ऑटो रिक्शा वाले को बोला तो उसने सड़क की एक तरफ ऑटो रोक दिया। ऑटो से तकरीबन झांकते हुए शर्मा साहब फैले हुए आंखों से देख रहे थे।
अलका और अखिल एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी से बातें कर रहे थे, जैसे काफी पहले से जान पहचान हो। शर्मा जी के जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। ऑटो वाला बोला, सर जी चलें क्या? इशारे से उसको रुकने को कहा और अखिल और अलका को उदासी से देखने लगे। बार बार देखने से कहां कुछ बदलने वाला था, लेकिन किस्मत के इस मजाक पर बड़ा अफसोस हो रहा था उन्हें। जिस आदमी के बारे में वो पूरी दुनिया में बुराई करते रहे, वो उन्हीं की बेटी के साथ इश्क लड़ा रहा था। दिल में आया कि ऑटो से उतर के अखिल की हड्डियों का सूरमा बना दें, लेकिन काश वो ऐसा कर पाते। सर जी और जासूसी करनी है तो वेटिंग चार्ज लगेगा, ऑटो वाले ने कहा तो शर्मा जी गुस्से में बोले, हाँ चीखो मत, चलो। शर्मा जी ने तय कर लिया था कि अलका जैसे ही घर आएगी उससे बात करेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने जो देखा वो क्या था। कमरे में दाएं से बाएं टहलते रहे। नजर घड़ी पे थी, बेचैनी चेहरे पे थी और उलझन दिल में थी। उस रोज न कोई कविता याद आ रही थी, न कोई गजल। तकरीबन 1.5 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो अलका ही थी और फिर शुरू हुआ इमोशनल ड्रामा। वो सारी बी ग्रेड पंच लाइन जो शर्मा जी अपनी कविताओं में डाला करते थे, उन्होंने अलका पर चेपना शुरू कर दिया। अरे पूरी दुनिया में तुझे और कोई लड़का पसंद नहीं आया, वही मिला, और वो भी तब जब तू जानती है कि मुझे नफरत है उस आदमी से। अलका दबने वाली नहीं थी। उसने कबूल कर लिया कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और इसी के साथ उसने एक और खुलासा किया। इस खुलासे ने शर्मा जी को ऐसा झटका दिया कि वो इस पे जिंदगी भर अनगिनत कविताएं लिख सकते थे। उसने बताया कि असल बात तो ये है कि अखिल अलका के ही कारण इस सोसाइटी में आया था। कुछ महीनों पहले ही अलका के कॉलेज में अखिल गेस्ट लेक्चरर के तौर पे 2-3 दिन आया था। इसी दौरान उन दोनों की नजरें मिली, दोनों को इश्क हुआ, इजहार हुआ, इकरार हुआ और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। वैसे मैं बस बताने ही वाली थी आपको। शर्मा जी का मुंह यूं खुला हुआ था जैसे पार्किंग के वक्त बिल्डिंग का गैराज, और आंखें यूं हैरान थीं जैसे तनख्वाह वाले दिन ही किसी की जेब कट गई हो। शर्मा जी की अलका से बातचीत बंद थी। वो इंतकाम की आग में झुलस रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। एक दोपहर सोसाइटी के मैदान में कैरम हो रहा था। शकील भाई, गोपाल, खुराना और शर्मा जी सब कैरम के चारों तरफ बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। खेलते हुए शकील भाई ने शर्मा जी से कहा, जो भी हो, इतनी कम उम्र में प्रोफेसर बनना और भाषा का ऐसा ज्ञान है, दम है भाई, दम है। मैं तो कहता हूँ कि 2 हफ्ते बाद जो सोसाइटी का एनुअल फंक्शन है उसमें अखिल का कविता पाठ रखते हैं। शर्मा जी स्ट्राइकर पे पूरा गुस्सा उतारते हुए बोले, बकवास। अरे गोपाल भाई, आजकल के टुटपुंजिये लड़के हैं, 3-5 करके नौकरी पाली, अब प्रोफेसर ही झाड़ रहे हैं। छायावाद के 3 कवियों के नाम पूछ लूं तो बगले झांकने लगेगा। शकील ने उत्सुकता से खुराना जी से कहा, ये छायावाद क्या है, क्या ये? शर्मा जी ने कहा, अजी छोड़िए, चाल है आपकी। तभी वहां एक आवाज गूंजी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। सबने पलट कर देखा तो अखिल खड़ा था। शर्मा जी ने हलक में कुछ गटकते हुए सर झुका लिया। अखिल पास रखी कुर्सी पे बैठते हुए बोला, वैसे छायावादी युग के 3 नहीं 4 खास रचनाकार हैं। अल्लाह, खुराना जी बोले। अखिल ने आगे कहा, और उन चारों को छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। चौथा तो आप जानते होंगे। अब सबकी निगाहें शर्मा जी पर थी, लेकिन उन्होंने तो यही 3 नाम रटे थे। नर्वस हो गए बेचारे। बोले, हाँ, अरे वो क्या नाम है उनका? देखिए अभी निकल गया दिमाग से, अभी निकल गया दिमाग से। अखिल मुस्कुरा कर बोला, महादेवी वर्मा। वर्मा, हाँ यही तो, नाम भूल गया था, शक्ल याद थी। जैसे तैसे बात बन गई तो वहां से खिसकने वाले थे कि गोपाल बोले, भाई आप दोनों की बातें सुन के वाह, मतलब अच्छा लगता है, इंटेलेक्चुअल टाइप फील आता है कि नहीं खुराना? खुराना बोले, अब बिल्कुल सच कह रहे हो तुसी। मैं तो कहता हूं सोसाइटी के एनुअल फंक्शन में एक कविता नु प्रोग्राम सेट कर दिया जाए, है जिसकी कविता वधिया उसको इनाम है। की कहते हो? है सब एक सुर में बोले, हाँ, क्यों नहीं। उस रोज पासा बहुत उल्टा पड़ गया था।
रही सही कवि की छवि के परखच्चे उड़ने का पूरा इंतजाम हो गया था। 2 हफ्ते कोई बहुत ज्यादा वक्त तो था नहीं जो शर्मा जी कोई कालजयी रचना कर देते। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और अब सोसाइटी के सभी लोगों को बस उस दिन का इंतजार था जब सोसाइटी के 2 धुरंधर धर्मवीर के जितेंद्र और धर्मेंद्र की तरह एक दूसरे के मुकाबले उतरने वाले थे। आखिरकार वो शाम आ ही गई जब सोसाइटी के मैदान पर मंच सजा था, रंग बिरंगी सजावट थी और पीछे बैनर लगा था साहित्य मुकाबला। कड़ी मेहनत के बाद शर्मा जी ने ऐसी कविता लिख ही डाली थी जो उनके हिसाब से अखिल समेत सभी कवियों पर भारी पड़ने वाली थी। शुरू में हल्के कवियों को उतारा गया, उन्होंने कविता पढ़ी और किनारे बैठ गए। अरे असल मुकाबला तो अखिल और शर्मा जी के बीच था। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं माइक पे आवाज देना चाहूंगा हम सबके अपने शर्मा जी को। ऐलान हुआ तो शॉल ठीक करते हुए शर्मा जी माइक पे आए और बोले, बहुत शुक्रिया। तो पेश है बिल्कुल ताजा कविता। और फिर गला खखार के पूरी संजीदगी से बोले, जीवन के लंबे रस्तों पर एक राही चलता जाता है। जीवन के लंबे रस्तों पर एक राही चलता जाता है। दुख अपने लेकर जेबों में कुछ सपने बुनता जाता है। हो दूर कभी जो अंधियारा तो दीपक बनकर जलता है। गौर फरमाएगा, है गौर फरमाएगा। हो दूर कभी जो अंधियारा वो दीपक बनकर जलता है। हो शूल अगर पांवों में भी वो फिर भी बढ़ता जाता है। ऐ पथिक मगर ये बात समझ है चाल में तेरी जीत छिपी है। गौर फरमाए इधर है। ऐ पथिक मगर ये बात समझ है चाल में तेरी जीत छिपी। तू अगर कहीं पे जरा रुका तो होगी तेरी हार वहीं। शर्मा जी पूरी कविता पढ़ते गए। उन्हें उम्मीद थी कि कविता खत्म होने के बाद वाह वाह की चीख पुकार मच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कविता खत्म होने पर नीचे देखा तो कोई उबासी ले रहा था, कोई कान खुजा रहा था। एक आवाज भी गूंजी, खत्म हो गई क्या? इस बेइज्जती से शर्मा जी की कनपटी से पसीना बहने लगा। माइक से जरा हट के बड़बड़ाए, कमबख्तों, अब क्या खून थूक दूं है? वाह वाह क्यों नहीं करते? लेकिन कोई कुछ नहीं बोला तो चुपचाप अपनी जगह पे बेचारे धंस कर बैठ गए। मायूस बैठे शर्मा जी की आंखों में पहली बार आंसू थे। अखिल उनको देख रहा था और शायद समझ भी रहा था। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया मैदान तालियों से झूम गया। शर्मा जी के सीने पर सांप लौटने लगे। अखिल ने माइक एडजस्ट किया और कहा, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं जो आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, लेकिन मैं इस कंपटीशन से बाहर होना चाहता हूं। सुगबुगाहट होने लगी। शर्मा जी भी चौंके। उसने कहा, इस मंच पर शर्मा जी जैसे वरिष्ठ कवि बैठे हैं, अब मैं उनके आगे क्या हूं? कुछ भी नहीं। मेरे सीनियर हैं और अपने बुजुर्गों से मुकाबला करना हिंदी साहित्य की परंपरा नहीं है। ये कह के वो नीचे उतर आया। शर्मा जी जो अब तक धंसे बैठे थे अचानक तन कर बैठ गए। अखिल की तरफ मुस्कुरा के देखा, उनकी इज्जत बढ़ गई थी। जब फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया तो चेहरे पर खुशी लौट आई। पास खड़ी अलका को देखकर मुस्कुराए और बोले, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। अखिल उन्हें भा गया था। उसने सोसाइटी में शर्मा जी की कवि की छवि टूटने से बचा ली थी और इससे नेक दामाद अब उन्हें कहां मिल सकता था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। Bounds.